गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज मैं सोचा कि आप लोगों को भी रूल पढ़ा पढ़ा के बड़ा नीरस सा लगता है। थोड़ा एक गुरु से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर मेज़रमेंट और इवोल्यूशन पे भी एक नज़र आप डाल देते तो एसएफ क्लास बहुत एज पे रहता। तो कहे भाई इच्छाएं अनंत हैं और समय रूपी साधन कम है। फिर भी मैंने कहा कि ठीक, अगर ऐसी बात है तो इस पर किया जाए। तो आज मैं बात करूंगा एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। थैंक्स उस टीचर को जिससे मैं बहुत उम्मीद लगा रखा हूं कि ये टॉपिक पे मेरा ध्यान आकर्षित किया। क्योंकि जब मैं इसको देखने लगा तो दो तीन बातें ऑल ऑफ सडन रिफ्लेक्ट करने लगी कि ये तो पॉलिसी के रिगार्डिंग भी है। ज़रूर लाख क्वेश्चन हमने दे दिया पॉलिसीज़ पे, लेकिन अगर कुछ एंगल छूट गया तो आप लोगों को लॉस हो सकता था। ये चीज़ मैं जब रुक के देखा तो समझ में आया। जो आप भी देखेंगे तो लगेगा कि हाँ ये बहुत ज़रूरी था। तो बड़ा सिंपल वर्ड है मेज़रमेंट एंड इवोल्यूशन, जिसको हिंदी में मापना और मूल्यांकन कहते हैं। मेज़रमेंट एजुकेशन में एक नया नाम है और ख़ासकर पोस्ट मॉडर्निज्म एरा से उत्तर आधुनिक काल, जिसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर के बाद माना जाता है, 1950 के बाद। चूँकि दुनिया मॉडर्न हुई और दो दो लड़ाइयाँ लड़ी जी भर के, उसके बाद आधुनिकीकरण स्प्रेड करता है, फैल जाता है पूरे वर्ल्ड में। और दैन सब रिवॉल्यूशन होते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी होता है बैकवर्ड्स नेशन में, थर्ड कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री आज हम हैं इसमें, और सारे चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव से एक अलग एक्सटेंशन निकलता है, समाज की सारी दृष्टियाँ बदल जाती है। ऑल अप्रोचेस हैज़ चेंज और दैट इज़ कॉल्ड द पोस्ट मॉडर्न एरा। उसके साहित्य, संगीत, फिल्म, खाना पीना सब कुछ बदल जाता है मॉडर्न की तुलना में पोस्ट मॉडर्न में। तो मेज़रमेंट शब्द मूलतः है क्या कि मेज़रमेंट जो आप देखते हो कि ECCE अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, उसके संदर्भ में ये सटीक बैठता है। क्योंकि वहाँ क्या मेज़र हम करते हैं, तो नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि पूरा टीकाकरण वहीं होगा, मेडिकल की सारी सुविधा वहीं होगी, और कहीं ना कहीं उसका ग्रोथ मेजर होगा। क्योंकि इवोल्यूशन से बाहर मेज़रमेंट नहीं है। मेज़रमेंट क्वांटिफिकेशन की बात करता है और इवोल्यूशन बोल रहा हूँ मेज़रमेंट है ना, इवोल्यूशन जो बात करता है वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। मेज़रमेंट के द्वारा हम वर्टिकल चेंज को देख सकते हैं, हॉरिजेंटल चेंज को देख सकते हैं। यानी जो ऊर्ध्वाधर डेवलपमेंट होगा, जो परपेंडिकुलरली डेवलप होगा, जो टुवार्ड्स अर्थ डेवलपमेंट होगा, जो क्षैतिज रूप से होगा, वो दोनों चीज़ें हम मेज़र कर सकते हैं। और अगर एक शब्द के साथ मेज़रमेंट को जोड़ेंगे तो केवल हम चाइल्ड के फिजिकल ग्रोथ को मेज़रमेंट कर सकते हैं। लेकिन इवोल्यूशन के अंदर मेज़रमेंट हिमसेल्फ आता है। चूँकि मेज़रमेंट लर्निंग बिहेवियर, लर्निंग एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंसिया, इन सारे चीज़ों को उसके बस की बाहर की बात है। कौन बच्चा कितना शैतान है, सपोज डैट आप बोले कि अरे एक्स से बहुत शैतान वाई है, फिर जेड आ गया, क्या पैमाना है? तो आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि अरे वाई तो बड़ा शातिर है, बड़ा शैतान है? तो टोटल उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड्स,
के द्वारा आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन अगर बोला जाए कि कितना सेंटीमीटर है इससे बदमाश ज़्यादा है, कितना केजी ज़्यादा बदमाश है, यू कांट एक्सप्रेस इट। तो बट इवोल्यूशन के अंदर आप मेजरमेंट को आराम से ले सकते हैं कि एक बच्चा है और 8th क्लास में पढ़ रहा है, उसका वेट 1 क्विंटल है, तो मेजरमेंट में बोलेगा कि 100 केजी का ये बच्चा है। लेकिन आप बड़ा सिंपली कह सकते हैं कि बहुत फैटी है, तो उस बात को डिस्क्लोज कर रहा है। तो अपने आप में मेजरमेंट की कोई आइडेंटिटी नहीं है। विथ रेफरेंस टू इवोल्यूशन ही मेजरमेंट एग्जिस्ट करेगा, एक्सेप्ट क्लास एज 6 तक मेजरमेंट एब्सोल्यूट हो सकता है, चूँकि उस समय फिजिकल ग्रोथ को भी देखना होता है। लेकिन उसके बाद उसके फिजिकल चेंजेस को भी देखना होता है। देन मेजरमेंट कोई बहुत मायने नहीं रखता है। क्या बहुत मायने रखता है? इवोल्यूशन। चूँकि स्टेप वाइज चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं और फिर आप क्या करते हैं। तो इवोल्यूशन एक तरह से डायग्नोसिस है, डायग्नोज करते हैं इवोल्यूशन के द्वारा, और अपने टीचिंग एटीट्यूड, आप अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी के द्वारा उसको ट्रीट करते हैं, आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसीलिए मेजरमेंट कहीं ना कहीं एजुकेशन की पद्धति में बहुत पीछे छूट जाता है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न में क्वांटिफिकेशन की बड़ी बात चली। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर सोशल साइंस। उससे बिफोर डैट एवरी सोशल साइंस जस्ट लाइक ए हिस्ट्री, जस्ट लाइक ए लिटरेचर लगता था। लेकिन वो उसी का दिया हुआ है कि क्वांटिफिकेशन का इंटरफेरेंस बढ़ा, उसके हस्तक्षेप से ही आज सोशियोलॉजी में कोई डाटाबेस बनाते हैं, आप स्टैट क्रिएट करते हैं, एजुकेशन में क्रिएट करते हैं, इकोनॉमिक्स टोटली क्वांटिफिकेशन का शिकार है। तो आप अब हिस्ट्री में भी क्वांटिफिकेशन की बात होने लगी है, हुई है। कई रिसर्च ऐसे हैं, जैसे मेडिएवल इंडिया में पहली किताब जब मुझे पढ़ने को मिला, आर्थर अली, वन ऑफ द स्कॉलर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नोबेलिटी अंडर औरंगजेब, तो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया कि इस कास्ट से इतने थे, इतने परसेंटेज थे, यह पॉपुलेशन था। तो मैंने सवाल उठाया आज से 30 साल पहले कि केवल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में ही क्वांटिफिकेशन नहीं हुआ है, मात्रात्मक क्रांति नहीं आई है, हिस्ट्री में भी है। इट इज़ ए वंडरफुल एग्जाम्पल। फिर पीछे एक बहुत बड़ा काम है मोरलैंड का, अकबर के ऊपर। फिर उसके बाद बहुत बड़ा एक काम है स्वयं इरफान हबीब और राय चौधरी का। तो सब में क्वांटिफिकेशन हम हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी देखते हैं। एजुकेशन में तो था ही, एजुकेशन को तो किसी ने इनफैक्ट सब्जेक्ट माना ही नहीं। ये भारत की सबसे बड़ी नादानी रही कि आज भी ये दुख है आप लोग से है कि जब आप लोग एग्ज़ाम दे लें तो यूपीएससी को लिखें कि आपने एजुकेशन को सब्जेक्ट क्यों नहीं माना, जबकि ये किसी भी सब्जेक्ट से कम इसमें रिसर्च नहीं हुआ है। और ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट के सारे क्राइटेरिया को पूरा करता है। फिर भी इस देश में कभी आवाज़ नहीं उठी कि एजुकेशन को एक सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किया जाए। अब तो नई एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन में जनरल रेगुलेशन की शुरुआत हो चुकी है, तो इतना रिच इसका हो चुका है। और इनफैक्ट पूरे साइकोलॉजी निरर्थक हो जाता है जब तक वो एजुकेशन के साथ नहीं अटैच है। साइकोलॉजी एक बैटरी का काम करता है और कहीं ना कहीं पंप अप करता है किसको, एजुकेशन को। नहीं तो ऐसे साइकोलॉजी का कोई मतलब नहीं है जितना बढ़िया उसका यूज एजुकेशन ने किया है। तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये दोनों मिलके एजुकेशन के इवोल्यूशन प्रोसेस को, शिक्षा में मूल्यांकन को मजबूत करते हैं। लेकिन क्वांटिफिकेशन से हम बहुत एग्जैक्ट डे टू डे एक्टिविटी का मेजरमेंट नहीं कर सकते। हाँ, जब हमें पॉलिसीज लेवल पे कोई काम करना हो तो ज़रूर मेजरमेंट वहाँ काम आता है।
चूँकि किसी खास इलाके के सैंपल पे हम काम करते हैं कि इतने परसेंट पॉवर्टी लाइन से नीचे के बच्चे यहाँ से आते हैं, उनका ये परफॉर्मेंस है, और एबव पॉवर्टी लाइन और जो प्रॉपर मिडिल क्लास है उसके इतने बच्चे आते हैं, ये परफॉर्मेंस है, और अपर मिडिल क्लास के इतने बच्चे आते हैं, ये परफॉर्मेंस है, या जो प्रोफेशनल हैं उनके बच्चों का ये है, ये बिजनेसमैन के बच्चों का ये है परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीज़ें नीतिगत हो सकती है, लेकिन क्लास में टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में मेजरमेंट का कोई रोल नहीं है, वो फ्लॉप कर जाता है कंपेयर टू इवोल्यूशन, और उसी का ये पार्ट ही भी बन जाता है, उसी को हेल्प करता है। तो दिमाग में रखिए कि पॉलिसी लेवल पे कोई क्वेश्चन है, कोई स्टेटमेंट है कि 25% बच्चे राइट टू एजुकेशन के बाद बिलो पॉवर्टी लाइन से आने लगे, तो उनके परिणाम ये थे, उस पर कोई आपको निष्कर्ष निकालने के लिए क्वेश्चन पूछ दे कि आधे से अधिक बच्चे बहुत नीट एंड क्लीन थे, आधे से कम बच्चे ठीक से लिख पाते थे, ठीक से पढ़ पाते थे, और उसके बाद 4-5 क्वेश्चन दे दे। हो सकता है कि पैसेज में मेजरमेंट आ जाए, नो डाउट, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा कि उस पैसेज के अकॉर्डिंग आप उस मेजरमेंट को पुट कर दीजिएगा, कैलकुलेट कर दीजिएगा। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पीछे भी जो क्वेश्चन 3-4 है इससे, वो इवोल्यूशन से ही पूछा है, इसके लेके आप पैनिक ना हो, ठीक है। और क्वेश्चन MCQ आपको मिलेगा ही, उसको देखिएगा। अब बात करता हूँ कि वो पॉलिसी के रेस्पेक्ट में भी है। तो पॉलिसी क्या कहता है, पॉलिसी किस मेथड को प्रेफर करने को कहता है आपको, कि आप टीचर हैं, आपके स्कूल में बच्चों का इवोल्यूशन कैसे हो, चूँकि उसके बिना तो टीचिंग लर्निंग एक का काम हो ही नहीं सकता है। ये जो कलेक्टिव काम है कि एक टारगेट ग्रुप है, उस ग्रुप के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं और उसके इन्हेंसमेंट ऑफ नॉलेज आप काम करते हैं। तो हाउ इट पॉसिबल कि जब तक उसको स्टेप वाइज नहीं देखेंगे, आपको इंडिविजुअल होकर भी देखना होगा और पूरे क्लास का कलेक्टिव भी देखना होगा, पर्सन टू पर्सन भी देखना होगा, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी देखना होगा। कुछ ग्रुप ऐसे बनेंगे जो मैथ में बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे लिटरेचर में हैं, कुछ सोशल साइंस में हैं, कुछ लिटरेचर और मैथ में बहुत अच्छे हैं। तो ये सारा आइडिया होना चाहिए। इसीलिए बार बार स्टूडेंट और टीचर रेशियो की भी बात होती है कि हाउ मच एक टीचर हैंडल कर सकता है। क्यों न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात हुई कि इकोनॉमिकली अगर वो सोसाइटी का वीकर पार्ट है, वो इलाका अनडेवलप है, तो वहाँ 25 ही रखा गया, अंडर 25। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा टीचर को परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन अगर सोशियो इकोनॉमिकली है तो फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, परिवार से उसको सपोर्ट मिला रहेगा, तो हम हैंडल कर सकता है। तो पॉलिसी पूरी साइकोलॉजी से बनती है, किसी पार्टी की नीति से नहीं बनती है, किसी व्यक्ति से नहीं बनती है, वो पूरे स्टडीज़ से बनती है। और वही स्टडीज़ मेजरमेंट है, वो जो स्टडी करके देता है वो मेजरमेंट करके देता है। चूँकि डेटाज एनालिसिस है, जब भी आंकड़ों का एनालिसिस होगा तो मेजरमेंट कहलाएगा, और उस मेजरमेंट से जो कंक्लूजन निकलेगा वो इवोल्यूशन कहलाएगा। तो कंसेप्ट क्लियर। अब मैं एक बार फिर से आपको पास्ट के क्लास में उठा के ले जाना चाहता हूँ। क्यों पास्ट के क्लास में? तो ये जान जाइए कि सारी एजुकेशन पॉलिसियाँ एक बार क्या बोलती है, क्योंकि मुझे पता है कि लाख पढ़ा देने के बाद भी पढ़ा सब चुका हूँ, लेकिन देखिए मैं फिर कैसे एंगल चेंज किया, कैसे हम फैक्ट फाइल को चेंज किए, ये आदत अपने में भी लाइए। मैं एक शानदार स्टेटमेंट से इस टॉपिक की चर्चा करना चाहूँगा। आपको पता है कि पहली शिक्षा नीति के रूप में आज़ादी के बाद विश्वविद्यालय कमीशन आया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन। वो बोलते हैं कि अगर मुझे कोई एक चेंज करने को कहा जाएगा, अगर मुझे कोई एक चेंज करना है तो मैं केवल एग्जामिनेशन में करूँगा, यानी हम परीक्षा मेथड में चेंज करेंगे और हर चीज़ को वैसे ही रहने देंगे। तो इसके इंपॉर्टेंस को डॉक्टर कृष्णन समझ रहे हैं
कि जब तक आप असेसमेंट को, जब तक आप इवोल्यूशन को ठीक नहीं करेंगे, उस पर अगर आप इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं लगाएंगे तो शिक्षा बेईमानी है, उसका कोई मतलब नहीं है। डिग्री बांटते रहिए, बढ़ रही है, बरसों से बढ़ रही है, बढ़ती चली जाएगी। और आज ही मैं किसी को कह रहा था कि बड़े बड़े लोग हैं, बोलने को कुछ भी बोलते हैं। अगर एक पेज लिखने को शुद्ध कह दिया जाए कि आपको वही मकाले मिनट्स की तरह किसी टॉपिक पे लिखने को कह दिया जाए 1000 वर्ड, तो बगल झांकने लगेंगे, शायद वो नहीं लिख पाएंगे। वो हमारे नीति निर्धारक हैं। तो ये सबसे बड़ी क्राइसिस खड़ा किया है हम लोगों ने, हमारी पद्धति ने। और इस बात को डॉक्टर कृष्णन भी जानते थे, तब उन्होंने इस स्टेटमेंट को पास किया कि एक काम अगर करना होगा, और मुझे भी अगर आज शिक्षा में अगर एक काम कोई करना होगा तो मैं भी इवोल्यूशन मेथड, एग्जामिनेशन मेथड में ही चेंज करूँगा, ताकि हमारे बच्चे इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके और 1000 पेज लिखने लायक, 1000 वर्ड लिखने लायक तो बने। क्या वो पद्धति है? क्यों आज ब्रिटिश का एडुकेशन हम नहीं टिक पाते हैं? क्यों अच्छा है? केवल राइटअप के चलते। इतना राइटअप वो सिखाता है, इतना ज़्यादा इंटरलिंक होती है चीज़ें, इतने रेफरेंसेस होते हैं कि जाके वो डिश इतना बढ़िया बनता है कि आपका दिल खुश हो जाता है। तो इसके लिए पढ़ना होता है रेफरेंसेस को, और सब्जेक्ट तक कन्फाइंड मत रहिए कि आप एडुकेशन की किताबें पढ़ के बहुत बड़े शिक्षाविद नहीं हो सकते। आपको सब कुछ पढ़ना होगा, मैथ भी पढ़ना होगा, सोशल साइंस भी, साइकोलॉजी में, तब आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं। हम लोग केवल आपके एडुकेशन की किताब को पढ़ के मैं नहीं पढ़ाता हूँ। दुनिया की जो भी बेहतरीन किताब एडुकेशन से लेकर साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस तक है, वो मेरे लाइब्रेरी में है। तो उन चीज़ों के आधार पे ही मूल्यांकन किया जाता है। चलिए मैं फैक्ट फाइल पे देखूं तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार, प्रमाणन, जवाबदेही और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने की क्षमता के कारण मूल्यांकन हमेशा नीति दस्तावेजों में एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है। मतलब एवरी एजुकेशन पॉलिसी इज टॉकिंग अबाउट द इवोल्यूशन मेथड्स, असेसमेंट मेथड्स। कोई भी एजुकेशन पॉलिसी से बाहर नहीं रही है। और शुरू से ही एक डिबेट चला है, एक्सटर्नल एग्जाम वर्सेज इंटरनल। आज भी ये डिबेट है कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम का क्या वेटेज रहना चाहिए, इंटरनल का क्या रहना चाहिए। बल्कि बिल्कुल एक्सटर्नल एग्ज़ाम का मतलब है कि एक मौसमी, एक सीजनल एग्ज़ाम जो एक हैवक बन के आता है बच्चे, परिवार, टीचर सबके लिए। इंटरनल डे टू डे ऑब्जर्वेशन, जहाँ से हम उसमें सुधार कर सकते हैं। एक्सटर्नल एग्ज़ाम से कुछ भी सुधार नहीं है। वो बहुत ही मतलब द एक्सप्रेशन ऑफ फ्यू वर्ड्स उसको कहेंगे, कुछ शब्दों में किसी के बारे में बता देना, वो जो निहायत ही गलत है। आप किसी भी पर्सनालिटी को फ्यू वर्ड में अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो गलत है, उसका सही असेसमेंट नहीं हो रहा है। चूँकि हर असेसमेंट के पीछे आपको दो चीज़ देखनी होगी। व्हाट इज़ द बैकग्राउंड बिहाइंड इट? बैकग्राउंड मे बी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल। इकोनॉमिक बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड में, किस परिप्रेक्ष्य में, कहाँ वो चीज़ों को ला के पटकता है, कहाँ वो चीज़ों को रखता है, इट इज़ अ वेरी वाइटल फॉर द असेसमेंट। और ये हाउ इट पॉसिबल, तो रेगुलर बेसिस पे जो होगा, सीजनल असेसमेंट जब भी होगा वो ये पॉसिबल नहीं है उसके द्वारा। यही बात शुरू से शिक्षा नीति में असेसमेंट पर होता रहा है। और ये डिबेट आज का नहीं है कि एक्सटर्नल बनाम इंटरनल। एक्सटर्नल जिसको आप बोर्ड एग्ज़ाम कहते हैं, इंटरनल जो कंटिन्यू जिस चीज़ को एग्जामिन किया जाता है, CCE जिसको हम बोलते हैं, कंप्रिहेंसिव एंड कंटिन्यू एग्जामिनेशन। तो इसमें वही राधा कृष्णन का ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर हमें विश्वविद्यालय शिक्षा में एक भी सुधार का सुझाव देना है तो परीक्षा का सुधार होना चाहिए। बल्कि इस स्टेटमेंट को मैं और भी चीज़ों पे जोड़ता हूँ तो ये लागू होता है कि नहीं, वहाँ आज नीचे के भी कक्षाओं में ये होना चाहिए। इसके बाद हमारे मुद्लिकियार आयोग आते हैं, जिसने असेसमेंट को
थॉरो एग्जामिन किया था, जिसने 5 स्टेजेस बताए थे, वो ग्रेडिंग सिस्टम बताया था, ABCD उस पर चलते हैं। बहुत बड़ा योगदान है पहला सेकेंडरी एजुकेशन आयोग का, जो 52-53 में आया है। आपने अच्छी तरह उसको पढ़ा है। क्या है इसकी प्रमुख, इस आयोग ने जो सबसे बेसिक बात बताया था कि 5 पॉइंट्स स्केल, क्या बताया था कि प्रत्येक छात्र का रिकॉर्ड, आंतरिक मूल्यांकन, इसने भी कहा बाहरी परीक्षा में कमी होनी चाहिए। याद रखिएगा सारे पॉइंट, पूछ दिया तो मत कंफ्यूज कीजिएगा, क्योंकि सब में एक जैसा ही लगता है। एग्जामिनेशन रिफॉर्म पे इसने क्या बोला कि बाहरी परीक्षा में कमी, ठीक है, एक्सटर्नल एग्जाम जिसको कहते हैं। वस्तुनिष्ठ MCQ की बात इसने भी की, हालांकि समय MCQ को कोई समझा नहीं, ये केवल ICIC बोर्ड में था, इंग्लैंड के चीज़ों में था। आंतरिक मूल्यांकन, प्रत्येक छात्र के रिकॉर्ड को रखने पे जोर दिया गया, बनने लगा रिकॉर्ड, लेकिन वो खानापूर्ति रह गया। 5 पॉइंट स्केल की बात की, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 5 पॉइंट, तो 5 पॉइंट स्केल कुछ नहीं, वही ग्रेडिंग सिस्टम है। ABCDE 5 ग्रेड में बांटा, लेकिन आज की तरह इसने ये नहीं कहा कि फेल मत लिखो, इन्होंने कहा फेल लिखो, और यहीं से सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की कल्पना की गई थी कि फिर एक मौका दो पास करने का। तो ये उनको जो डिस्टिंक्शन वाले हैं, डिस्टिंक्शन का हिंदुस्तान में क्या मतलब, हम ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के से निकले लोग हैं, 75% एंड एबव को डिस्टिंक्शन मार्क बोलते हैं। बी क्रेडिट बट नेचुरल है फर्स्ट क्लास 75 से नीचे, C सिंपल पास, और D एंड E की नॉट पास, नॉट प्रमोटेड, इनको री एग्ज़ाम का प्रावधान इनके लिए किया गया। तो ये अच्छी तरह इसको समझ जाइए कि ये ग्रेडिंग सिस्टम था, लेकिन आज के ग्रेडिंग सिस्टम से अलग था। आज भी ये ग्रेडिंग सिस्टम, यूनिवर्सिटी में यही ग्रेडिंग सिस्टम चलता है। अब नई शिक्षा नीति के बाद इसमें कुछ सुधार किया जाएगा। उसके बाद आ गया शिक्षा आयोग 1964-66 ने इन सुधारों को दोहराया, और 10+2+3, तो इस पर 3 ढांचा दिया। तो एग्जामिनेशन के प्रोसेस के लिए भी 3 स्केल बनाया, 10 तक के लिए अलग, 2 के लिए, 3 के लिए अलग। इसी के बाद सब बोर्ड्स ख़त्म हो गए नीचे के, जो अब फिर से बनाने की बात है। 3 पे, 5 पे, 8 पे इन्होंने सबको ख़त्म किया। 10th का बोर्ड स्टार्ट किया, 12th का बोर्ड, और ग्रेजुएशन को इन्होंने सिंगल कर दिया। वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, मतलब 3 साल का एक ही बार इवोल्यूशन होगा, आंतरिक भी नहीं होने की बात की गई। कहीं कहीं कुछ कर लेते थे, सीधे पढ़ते जाओ 3 साल, 3 साल बाद तुम्हें डिग्री मिलेगी। इसका ये पार्ट बहुत कमज़ोर रहा, बहुत बुरा रहा। 2 तो समझ में आता है 2 साल पढ़ के, और 10 साल पढ़ के ये, तो ये ढांचा इन्होंने दिया, और तीनों स्तर पे एग्जामिनेशन की बात की। उसके बाद इसने एक बात कही कि जो बच्चों को तुम सर्टिफिकेट दोगे उसमें पूरे डेवलपमेंट की बात होगी, जो इन्होंने मुदलियार आयोग को एज इट इज डिटो स्वीकार लिया। किसकी बात हो रही है, समझ रहे हैं ना? 1964 से 66, जो एक तरह से पहली सारे शिक्षाओं के ऊपर आयोग थी, यानी DS कोठारी आयोग की बात कर रहा हूँ। देन आ गए हम शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति NP 1986। ये थोड़ा इस नीति में आज की सारी धमक, आज की सारी चीज़ें इस कहीं ना कहीं इसमें इंडोर्स है, या यहीं से लेके आज इंडोर्स किया गया है। अगर इंडोर्स की बात करेंगे तो यहीं से लेके आज भी ये चला है। धीरे धीरे यात्रा यहीं से, जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई है। जो भी आजकल हम देख रहे हैं उसका ओरिजिनेट यहीं से करता है। एक्सटेंशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक आता है। तो क्या कहता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE पर जोर दिया। बात CCE की किसने किया? मुदलियार ने किया, लेकिन इसने बहुत जोर दिया। और एक बात इसने बोला बहुत अच्छा, जो शिक्षा के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू को लीजिए, यानी एजुकेशनल एस्पेक्ट भी लीजिए और
नॉन एजुकेशनल एस्पेक्ट का भी मूल्यांकन होना चाहिए। भले ही उस क्रेडिट का फाइनल रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ा। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो फाइनल रिजल्ट देखता है। लोग बात करते हैं कि अच्छा, अब तो यहाँ तक बात करते हैं कितना नंबर आया। मिडिल क्लास अपने बच्चों को मार रहा है, अरे 99 आया, बेस्ट 4 क्या आया, अरे 88 आया, बेस्ट 4 थोड़ा और अच्छा आता। अरे मारोगे क्या। तो ये हालत थी। तो इसने कहा दोनों पहलुओं को शामिल किया गया और आज नई शिक्षा नीति में ये गैर शैक्षिक पहलू को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे दिया गया। जो बार बार कहता हूं कि मोदी जी ने लाल किला से ही बोल दिया कि पाठ्येतर मतलब पाठ से बाहर जो कोर्स है, कोर्स से बाहर जो एक्स्ट्रा करिकुलम और एक्टिविटीज़ थे, नाउ इट इज़ अ मेन स्ट्रीम कोर्स। कोई कबड्डी में भी एमए कर सकता है, कोई हॉकी में भी कर सकता है, कोई योगा में भी कर सकता है, योगा में तो पहले से था थोड़ा, वॉलीबॉल में भी कर सकता है, गुल्ली डंडा में भी कुछ दिन के बाद कर सकता है। तो बात ठीक है, समझ की बात है कि जो चॉइस बेस्ड एजुकेशन इसको हम बोलते हैं, जो जिसका आदि जनक अमेरिका है कि चॉइस बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। चॉइस से बाहर एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। जब दिल से नहीं किसी चीज़ को सीखने की लगन जगेगी तो क्या सीखेगा। तो चॉइस बेस्ड एजुकेशन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में भी वैदिक काल में उसकी झलक मिलती है। तो चॉइस बेस्ड एजुकेशन में ही आपको नई शिक्षा नीति में पढ़ चुके हैं कि जिसको जो मन करे उस सब्जेक्ट से करे, बट बेस्ट परफॉर्म करे। किसी कंपल्सन के तहत ज़बरदस्ती लाद कर मैथ को, कोई संस्कृत को, कोई हिंदी को, कोई हिस्ट्री को, कोई ज्योग्राफी को ना चले। जो जिसमें एक्सेलेंट हो करे। क्योंकि हर चीज़ जब सोसाइटी का डेवलपमेंट हॉलिस्टिक हो रहा है तो मनुष्य का भी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ से काम किया जाता है सोसाइटी के अंदर। तो ये चॉइस बेस्ड एजुकेशन की बात यहाँ नहीं आई, लेकिन दोनों पहलू पर जोर देने लगा। और माध्यमिक स्तर पर रोस्टर प्रणाली की सेमेस्टर की बात हुई, लेकिन हो न सकी। ये बात की गई थी कि माध्यमिक स्तर पे सेमेस्टर की शुरुआत की मेजरमेंट में और इवोल्यूशन में किस शिक्षा नीति ने की थी, तो सवाल होगा 1986 से। ये अलग बात है कि माध्यमिक या कॉलेज स्तर पे भी सेमेस्टर कुछ जगह दिखने को मिला कि यहाँ सेमेस्टर है, लेकिन हम जिस समय में आज खड़े हैं सब जगह सेमेस्टर हो चुका है। कोई भी यूनिवर्सिटी अब सेमेस्टर से बाहर नहीं है। 1-8% स्टेट यूनिवर्सिटी होगी, उसको आना ही पड़ेगा, चूँकि नई शिक्षा नीति उसको 25 तक ये इजाज़त दे रखी है कि 25 तक संभल जाओ। तो माध्यमिक स्तर पे अब देखिए, ये इस पे लगता है कि इस शिक्षा नीति से आ जाएगा कि जो 6 मंथ एग्ज़ाम होता है या 3 मंथ, वो जुड़ता चला जाएगा। और गुणात्मक सुधार लाने के लिए परीक्षा की सिफारिश की थी, परीक्षा प्रणाली में क्वालिटिव चेंज की बात की थी, और व्यक्ति परकता पर अधिक तत्व को समाप्त करके परीक्षा में सुधार करने की नीति याद रखने। हाँ, ये की रटने वाली बात, शिक्षक, छात्र और गार्डियन तीनों के मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रभावी उपयोग की बात इसने कर दी थी। बात चली थी यहाँ तक और दूर तक पहुँची, और नई शिक्षा नीति में हो गया कि शिक्षक, छात्र, गार्डियन सबके मिलने से ही मूल्यांकन प्रक्रिया बनेगी, जिसकी ओर ये इशारा करता है और ये शिक्षा नीति पूरा करता है। परीक्षा के कंडक्ट में, एग्जामिनेशन कंडक्ट में सुधार, शिक्षण सामग्री कार्यकलाप में सुधार, उसके बाद बाहरी परीक्षा की से आंतरिक परीक्षा के लिए ज़्यादा प्रासंगिक हो। नीति में बाहरी परीक्षाओं की प्रबलता को कम करने की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय परीक्षा सुधार ढांचा NERF तैयार करने की सिफारिश की गई, ताकि जांच करने वाले निकायों और दिशा निर्देश को एक सेट के रूप में काम किया जा सके, जिन्हें विशेष परिस्थितियों में अनुरूप ढांचा बनाने में सुविधा हो। लेकिन राष्ट्रीय परीक्षा सुधार ढांचा नहीं बन सका, ये डिबेट होकर रह गया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि टाइम टू टाइम इसके लिए गाइडलाइंस बने,
जिस गाइडलाइंस के द्वारा रेगुलर एग्जामिनेशन में सुधार थोड़ा बहुत होता रहा है। नकार नहीं सकते कि बिल्कुल ये जीरो हो गया, सुधार होता रहा। अब 1986 के बाद हम आ जाते हैं कार्यक्रम पीओ 1992। इसने स्कूल से लेकर और कॉलेज तक के एजुकेशन में इवोल्यूशन में मेजरमेंट और इवोल्यूशन, चूँकि दोनों साथ बोलने की बात होती है, तो सुधार करने के लिए दो चीज़ें बताई कि कई स्पेसिफिक चीज़ शॉर्ट टर्म होना चाहिए और कोई लॉन्ग टर्म। और जिसमें इसने एक बात जो क्वाइन किया था इस नीति ने, वो है कि सीखने की न्यूनतम स्तर MLL का विकास, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। ये टर्म इसी का क्वाइन किया हुआ है कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग क्या होना चाहिए। इस स्तर पर निदान के लिए मूल्यांकन शामिल है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर कोई अवरोध नहीं है बच्चों में, सीधे उसको जाने दिया जा रहा है 10+2+3 के कोठारी के बाद। और राइट टू एजुकेशन ने उसको पक्का कर दिया कि 8वीं तक तो कोई बैरियर ही नहीं है। तो प्रत्येक राज्य से संबंधित एजेंसी द्वारा तैयार की जाने वाली वही कंप्रिहेंसिव CC लचीली हो और उच्च शिक्षा के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पे ऑल इंडिया लेवल पे एक कॉमन एग्जामिनेशन की बात की गई और एक ऐसा पैटर्न सेट किया जाए जिससे विश्वविद्यालय उस अधिकार के अंदर चले और ग्रेडिंग सिस्टम को तैयार करे, कॉलेज और संस्था ग्रेडिंग को करे। इसमें से कुछ चीज़ें लागू हो सकी, प्रॉपर ये लागू नहीं हुई। राष्ट्रीय पाठचर्या करिकुलम NCF तो मैंने बता चुका हूँ कि 1975 NCF बना, किसके बाद? कोठारी आयोग के बाद। फिर 98 NCF बना, किसके बाद? नई शिक्षा नीति 1986 के बाद। फिर 2000 गवर्नमेंट चेंज की, ये सारी बातें आ चुकी थी। इससे पहले राममूर्ति आयोग आ चुका था, वो जनार्दन रेड्डी आ चुके थे, और इसके बाद इन सब को देखते हुए 2005 में NCF बना और 2 में, और अब 2005 के NCF से हम लोग गाइड हो रहे हैं, जो बहुत कम दिनों तक अब ये जाता हुआ मेहमान है। बहुत जल्दी अगले साल NCF नया आ जाएगा। तो ऐसे 4 फ्रेमवर्क हम लोगों ने तैयार किए, जिस चारों फ्रेमवर्क में एग्जामिनेशन सुधार, इवोल्यूशन प्रोसेस को बदलने की, मेजरमेंट को बदलने की, और उसको टुवार्ड्स लर्नर सेंसिटिव यानी छात्र संवेदी बनाने की बात हुई कि ये अंकों की लड़ाई खत्म हो और प्रोफेशनलिज्म आउटसाइड ऑफ द स्कूल, आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री ऑफ स्कूल ना डेवलप हो, जिसको कोचिंग इंस्टीट्यूट कहा जाता है, जिसको पानी पी पी के कोसा जाता है, लेकिन हर नीति के बाद वो और मजबूत हो जाता है। अब ये इस पर भी एक रिसर्च होना चाहिए कि अभी दुख की बात है कि अभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट निकला। ये जोर किया गया कि अब मार्क का, नंबर का कोई वैल्यू नहीं है, 50% लाए, 60% लाए, 90%, सबको एंट्रेंस से जाना है। अब कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बच्चा NCERT से 9th 10th 11th 12 में पढ़ा है उसी से उस स्ट्रीम से पूछा जाए। मैं नहीं जानता हूँ, मुझे भी हमारी टीम ने कहा कि सबसे पहले आपने इस पर किताब निकाला है, आप इस पर काम कीजिए। मैं कहा इसमें नहीं पढ़ो, ये दुनिया के सारे कोचिंग वाले आ जाएंगे, और कोई ऐसा कोचिंग नहीं है जो इंजीनियरिंग IIT करा रहा हो, मेडिकल करा रहा हो, आकाश हो, जितना भी नाम ले लो, उन लोगों ने शुरू कर दिया, नए प्लेयर आ गए और ढेर लग गई किताब की। तो ये सरकार जब बोलती है कि आउटसाइड ऑफ द वॉल एजुकेशन कितना प्रोफेशनलिज्म में कन्वर्ट कर जाता है, बड़ा दुख की बात है। आज एक टीचर से बात हो रही थी फिजिक्स का, वो ऐसे ही तो बता रहा था कि मैं 9000 पर आवर्स लेता हूँ पेरेंट्स से फिजिक्स पढ़ाने का। 9000, बोला 11 उसे है, लेकिन आजकल 9000 लेता हूँ। तो मैं दंग रह गया कि 9000 पर आवर, अगर वो 25 घंटा भी फिजिक्स पढ़ाएगा तो बड़ा अच्छा काम है। हम बोले यार कुछ ऐसा देखो। तो ये हालत है कि डे टू डे और वो इंस्टीट्यूशन मजबूत होता जा रहा है। अब हम आ गए काम की चीज़, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। पिछली नीतियों के कार्यान्वयन में कुछ अधूरा एजेंडा छोड़ दिया गया था। बिल्कुल आज तक कोई नीति पूरा हुआ नहीं, ये बात मैं बोलता रहा हूँ। तो उस सारे चीज़ों को फुलफिल करने के लिए, उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए
मतलब आफ्टर सच ए लॉन्ग गैप more than 30 years, और नीति जो पब्लिश्ड हुई वो 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारे वक्त का है, जिसके हम सब साक्ष्य बन रहे हैं। इसकी कुछ प्रमुख बातों को फिर से आप समझिए। पूरा अच्छी तरह पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर डाउट क्लियर कर देता हूँ, और प्लस इस एंगल से पढ़ा रहा हूँ। सभी पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और नीति में विविधता और स्थानीय संदर्भ का सम्मान, यानी कोई भी सिलेबस होगा उस पे बेस जितनी किताब होगी उसमें लोकल बहुत वोकल होगा, लोकल नॉलेज होगा, बाहर की बातें नहीं होंगी। यानी ए फॉर एप्पल से काम नहीं चलेगा। गांव के बच्चे ए फॉर एप्पल जानते नहीं, बहुत लोग एप्पल नहीं देखते हैं। तो आपको ए का एप्पल के अलावे कुछ ना कुछ लोकल संदर्भ में उसको बताना होगा, जो वहाँ का हर जगह का अपना अपना लोकल होगा। शिक्षा शास्त्र, जिसको पेडागॉजी बोलते हैं, और पॉलिसीज़ में वेरिएशन लाना होगा। बहुत अच्छी बात है। सभी शैक्षिक निर्णयों में समानता और समावेशन, यानी इक्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस कहाँ होना चाहिए? एजुकेशनल डिसीजन में, यानी कोई भी नहीं छूटना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात होनी चाहिए। शिक्षण और सीखने में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ये सारी चीज़ कन्वर्ट करेगा आपके इवोल्यूशन में भी। याद रखिए कि इवोल्यूशन कैसा होना चाहिए, तो इक्वल एंड इंक्लूसिव होना चाहिए। शिक्षण में सीखने में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, इवोल्यूशन में आज के डेट में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज होने जा रहा है। आप भी जो परीक्षा देंगे टोटल टेक्नोलॉजी बेस्ड है, उसमें एक दिन में यूपीएससी चाहे तो रिजल्ट दे सकती है। रटने के बजाय वैचारिक समझ और परीक्षा के लिए सीखना, रटने की जगह, पीछे से भी बोला जा रहा है। तार्किक निर्णय, लॉजिकल डिसीजन और इनोवेशन, नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण सोच और रचनात्मकता, सतत अनुसंधान और शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा नियमित मूल्यांकन के आधार पर सतत समीक्षा, यानी कंटिन्यू असेसमेंट की बात के द्वारा सतत साक्षा। मार्गदर्शक सिद्धांत सूत्र लेते हुए एनपीए 2002 पर जोर दिया गया है कि मार्गदर्शन सिद्धांत यानी गाइडेंस थ्योरी से क्लू लेते हुए, सूत्र माने यहाँ क्लू लेते हुए, एनपीए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन बातों पर जोर दिया है। निम्नलिखित पर ध्यान देने के साथ सभी छात्रों के सीखने और विकास के अनुकूलित करने के लिए मूल्यांकन को बदलना है, एवोल्यूशन को बदलना है। आकलन क्या होगा? नियमित, रचनात्मक, योग्यता आधारित होना चाहिए। ठीक है, छात्रों के सीखने और विकास को बढ़ावा देना वाला होना चाहिए। सीखने के लिए आकलन पर ध्यान दें, यानी इवोल्यूशन किसके लिए हो? तो लर्निंग के लिए हो। लर्न क्या कर गया हो वो नहीं हो, टुवार्ड्स द लर्निंग, इवोल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग द टुवार्ड्स द लर्निंग, बहुत बड़ी बात है। सीखने के लिए आकलन, न कि आकलन जो सीख चुका है उसके लिए। ये बहुत पते की बात ये कहता है, दिमाग में इस कंसेप्ट को रख लीजिएगा। उच्च क्रम कौशल का परीक्षण करें, उच्च क्रम हाई स्किल एग्जामिन करें, उसके हाई स्किल को, एनालिटिकल, क्रिटिकल थिंकिंग और वैचारिक क्लैरिटी। किसकी क्लैरिटी? तो आइडियोलॉजी की क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए, भेग नहीं होना चाहिए। आइडियोलॉजी की क्लैरिटी होगी तो क्या होगा? जल्दी और निष्कर्ष पे पहुंचेगा, इधर गुड और बैड, और बीच का आदमी नहीं बनेगा जो समाज के लिए सबसे जहरीला होता है, इधर गुड और बैड। तो वैचारिक क्लैरिटी से ये होगा। और इम्पॉर्टेंट थिंकिंग एंड एनालिसिस, सीखने के इष्टतम मतलब मैक्सिमम बनाने के लिए लगातार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संशोधित करने की ज़रूरत है, इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं। कंटिन्यूअसली इसमें रिफॉर्म होना चाहिए। किस में? सीखने के को इष्टतम, मैक्सिमम, कि कैसे वो मैक्सिमम लर्न करे, इसके लिए एक रटे रटाए फार्मूला पे नहीं, बराबर रिफॉर्म करके पॉलिसी बननी चाहिए जो स्कूली शिक्षा प्रणाली में सहायक हो।
फिर नीति आगे कहती है 360 डिग्री हॉलिस्टिक मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड की वकालत करती है कि ऐसा रिपोर्ट कार्ड बच्चों को दो जो सिर्फ 360 डिग्री हो, यानी उसका कुछ भी पक्ष न छूटे, हॉलिस्टिक हो, हर बात उसमें आनी चाहिए, और बहु मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड की वकालत की जो विवरण में प्रगति के साथ साथ सभी डोमेन में प्रत्येक शिक्षार्थी की विशेषता को दर्शाता हो कि ये बच्चे में क्या अच्छी आदत है। हर में कुछ ना कुछ अलग होगा, कोई ज़्यादा देर तक पढ़ रहा होगा जो डिस्टर्ब नहीं करता, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, राइटिंग अच्छी, राइटिंग गंदी, डिस्लेक्सिया है तो डिग्राफिया है, कैलकुलेसिया है, यानी मैथ ठीक से नहीं कर पाता है, डिकैलकुलेसिया है, डिग्राफिया है, ग्राफ को ठीक से नहीं कर पाता है, या डिस्लेक्सिया है जो स्वयं अकबर को था। मुगल परंपरा में एक बात थी कि सब बहुत पढ़े लिखे लोग थे, लड़कियां भी और राजकुमार भी। ये अलग बात थी कि औरंगजेब तक लड़कियों की शादी नहीं होती थी, लेकिन वो सारे राजकाज देखती थी, उसके नाम पे ज़मींदारी भी होती थी। बाबर बहुत पढ़ा लिखा हुआ था, उसने अपनी जीवनी लिखी है बाबरनामा, और तुझके बाबरी जो टर्क भाषा में है, बाबरनामा उसका ट्रांसलेशन है, फारसी में है। उसके बाद हुमायूं अल्टीमेट नॉलेजेबल आदमी था, वो तो लाइब्रेरी से ही गिर के दिल्ली में प्रगति मैदान के सामने जो पुराना किला है वहीं पे लुढ़क गया। अकबर पढ़ नहीं पाया, बहुत लोग परेशान थे, चूँकि उसको अब पता चला कि वही बीमारी थी जो तारे जमी के हीरो को है, आमिर खान का, डिस्लेक्सिया। उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं न्यूरो सिस्टम डिस्टर्ब होता है और आइज़ में रिकॉग्निशन का, डिकोडिंग का पावर कम हो जाता है, और उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? लैंग्वेज पे। सबसे पहले लैंग्वेज पढ़िएगा, तब तो मैथ पढ़िएगा, तब तो फिजिक्स पढ़िएगा, या कुछ भी पढ़िएगा। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि लैंग्वेज पे उसका असर पड़ता है। लेटर उल्टा दिखता है, ठीक से उसको क्लब नहीं कर पाता है, मीनिंग नहीं निकाल पाता, चूँकि बात आ गई तो दूर तक चली गई। तो और इसी से बन गया डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, तो जितने सब जोड़ दीजिए डिक्स हो जाएगा कि वो उसको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। तो सारी चीज़ें आप जानेंगे। अलावा टीचर असेसमेंट शामिल होना चाहिए। इसमें सार्वजनिक परीक्षा की सिफारिश प्रदान की गई है, मतलब एक पब्लिक एग्जामिनेशन होगा, ऐसा नहीं कि आउटसाइड एग्जामिनेशन को बंद कर दिया जाए। लेकिन छात्र क्या करेंगे कि अपने रुचि के सब्जेक्ट के आधार पर बोर्ड परीक्षा देंगे। ये बोर्ड परीक्षा हमको लगता है जब करिकुलम आ जाएगा, सिलेबस बनेगा, तब जिसको जो मन करेगा उतने क्रेडिट तय हो जाएगा कि मान लिया 10th में 1000 नंबर की परीक्षा आपको पास करनी है या 900 करनी है, तो तय हो जाएगा कि आपको कारपेंटरी में इतना मिलेगा, लिटरेचर में इतना, या कोर सब्जेक्ट बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा और यही इन्हीं सब सब्जेक्ट में से पूरा कर लीजिए। वो आपके ऊपर है, कोई ज़रूरत नहीं है कि मैथ पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं ये पढ़ना। तो इस ढंग से होगा कि आप स्वतंत्र रहेंगे। बोर्ड परीक्षा को इस मायने में आसान बनाया जाएगा कि वो परीक्षा देंगे सामग्री याद करने के बजाय मुख्य रूप से दक्षताएं, उसका स्किल क्या है उसको नापा जाएगा, कि चीज़ों को रटा ना जाए, प्रैक्टिकल हो जाएगा एजुकेशन। ठीक है। दबाव और कोचिंग संस्कृति बोर्ड को कम करने के लिए वार्षिक सेमेस्टर मॉड्यूल परीक्षा व्यवहार में आ सकता है। अब फिर यहाँ आ रहा है कि कोचिंग संस्कृति, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कोचिंग संस्कृति इससे कैसे कम होगी। सेमेस्टर मॉड्यूल परीक्षा जैसे व्यवहारिक मॉडल के साथ ये ऐसा सिस्टम बनाने की बात की गई है। एक निश्चित विषय में प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे जो आज भी होते हैं, MCQs और डिस्क्रिप्टिव जो आज भी है, और धीरे धीरे MCQ का हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि इसको एग्जामिन करने में सुविधा होती है, इसमें बेईमानी नहीं होती है। लेकिन इसका खामियाजा ये होगा कि अभी भी एक पेज शुद्ध लिखने वाले बच्चे नहीं मिलते हैं, आगे और मिलना बंद हो जाएगा। दोनों पक्ष होगा कि इसमें बेईमानी नहीं होती है, दूध का दूध पानी का पानी होता है, इसमें बेईमानी होती है इवोल्यूशन में, लेकिन इस पे ज़्यादा जोर हो जाएगा, फैक्ट फाइंडर्स हो जाएगा बच्चा, तो वो किताब में भी फटाफट कुछ फैक्ट्स को समझना चाहेगा, डिस्क्रिप्शन
कमज़ोर, एनालिटिकल थिंकिंग कमज़ोर। और जो आप कहते हैं कि शिक्षा एक एस्थेटिक मूल्य को लाती है, सौंदर्य शास्त्र को स्थापित करती है जीवन में, जिसके चलते जीवन रूहानी भी होता है, तार्किक भी होता है, वो चीज़ भी कमज़ोर होगा। खैर, फिर से डिज़ाइन किया जा सकता है। NPA 22 में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परख जो किसका है, एक शॉर्ट फॉर्म है प्रदर्शन, डिमोस्ट्रेशन, या मूल्यांकन इवोल्यूशन, समीक्षा, मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण परख है। परख पे नज़र ज़रूर रखिएगा, ये इवोल्यूशन में इस बार आ सकता है, यही बच रहा है। स्थापित करने का प्रस्ताव जिसमें छात्रों को मूल्यांकन के लिए मानदंड और मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करने और सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड के मूल्यांकन के मूल उद्देश्य शामिल है। ये राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा होगा। कि क्या होगा, तो ये कहता है कि मूल्यांकन के लिए जो गाइडलाइन बनेगा उसके आधार पे होगा, और मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों से मूल्यांकन का मूल उद्देश्य उसमें शामिल होगा। और ये बात राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को पेश करने की सिफारिश की गई है कि वो इस पे करेगा। लेकिन NTA किसके हवाले चला गया हुआ है, ये CBSE रहेगा। इस पे अब डिबेट ख़त्म हो चुका है। NTA टोटल हायर एजुकेशन के पास चला गया है कि हायर एजुकेशन के या टीचिंग के एडमिशन के वो सारे एग्ज़ाम एक जो अलग से एजेंसी करेगी। जो बोर्ड्स पे बर्डन था वो बर्डन को ख़त्म किया गया। उच्च गुणवत्ता वाली समान योग्यता परीक्षा, उच्च गुणवत्ता वाली समान योग्यता परीक्षा, जनरल एबिलिटी टेस्ट, साथ ही विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला, कौशल इत्यादि परीक्षा कम से कम वर्ष में 2 बार होंगे, हो रहे हैं, होंगे क्या, हो ही रहे हैं। उच्च शिक्षा पे NTA की बात है, फैक्ट से पढ़ लीजिएगा। NTA अभी भी एडमिशन लेने जा रहा है। NTA ही UGC नेट तमाम लेता है, जिससे स्कॉलरशिप और सबकी बात होती है। अब हम कुछ जेनरिक बातों पे आ जाए। आकलन के मोटा मोटी 6 प्रकार हैं, लेकिन इन दिनों जो स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, जहाँ छोटे छोटे जहाँ देश है, नीदरलैंड, वहाँ आकलन के 8 प्रकार से आकलन करते हैं, जिसको मैं बताना अपना नैतिक दायित्व समझता था। आप सब जानते हैं कि पहला डायग्नोस्टिक, यानी डायग्नोस्टिक का क्या है, निदान करने वाला, उसको हिंदी में नैदानिक ही बोलते हैं। ये आकलन क्या है, तो प्री आकलन है एक तरह से। इसमें आप ये जानते हो कि हम इस क्लास में आए, पता चला कि 1 जुलाई से आपको क्लास टीचर बनाया गया, आप स्कूल गए क्लास 8th को। अब क्लास 8th का बच्चा कैसा है, आपको उससे कभी भेंट नहीं हुई थी, तो कैसे समझोगे उस बच्चे का। 2 चीज़ों को समझना होगा, एक क्लास का जो इमोशनल IQ है क्या है, मेंटल IQ क्या है, मतलब किस ढंग के बच्चे हैं, किस सोशियो बैकग्राउंड के हैं। तमाम चीज़ों को समझने के लिए आपके पास एक शिक्षा हथियार देती है, बड़ा धारदार हथियार देती है। वो क्या देती है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जिसके द्वारा आप पूरे क्लास को समझ सकते हो, हंसते हंसते, भरवली भी पूछकर। मैं तो अगर किसी का असेसमेंट करना हो, लेमैन का भी, तो उससे 4 सवाल आप कभी भी पूछ दो किसी चीज़ के बारे में कि वो क्या, किस ढंग से वो समझता है उस चीज़ को। सपोज डैट आज बहुत आराम से पूछ दो कि किसके किसके घर में कब कब स्वच्छ पानी आता है, किसके घर में RO लगा हुआ है, या किसके घर में खाने में सप्ताह में कितने दिन बाहर का खाना आता है, कितने दिन घर का खाना आता है, माँ कितना दिन खाना बनाती है या कौन खाना बनाता है। ये सारे सवाल से आप उस सोसाइटी को समझ सकते हो कि वो सोसाइटी कितना हाइजीनिक है, वो सोसाइटी कितना वैल्यूज़ को देखती है, मॉरलिटी एस्टैब्लिश कितनी है। छोटे छोटे सवाल से आप बहुत कुछ समझ सकते हो कि इनके पापा स्किल्ड बेस काम कर रहे हैं, कितने के पापा प्रोफेशनल हैं, जैसे टीचर हैं, CA हैं, या इस ढंग के बहुत सारे डॉक्टर्स भी आएंगे, इंजीनियर्स भी आएंगे, स्किल बेस काम कर रहे हैं, जो कहीं जाके फोरमैन है, कहीं जाके IT टेक्नीशियन है। IT टेक्नीशियन का मतलब वो कंप्यूटर इंजीनियर नहीं, ITI वाले जो जाके किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं।
उसके नैतिक मूल्य और उसके वैल्यूज अलग होते हैं, प्रोफेशनल्स के अलग होते हैं। कितने के फादर टीचर्स हैं, टीचर्स के बच्चों को देखो, पुलिस वाले को देखो। तो मतलब ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिससे आप देख सकते हो। आप सीजनल पूछ लो कि जैसे आम का सीज़न है आजकल, पूछो कि एप्पल कितने लोग खाते हैं। अगर देखो कि 10 बच्चा भी एप्पल खा रहा है तो समझो कि सेंस उसके फैमिली को नहीं है, उसके बाप को, उसके माँ को पता ही नहीं है कि फूड एंड न्यूट्रिशन क्या होता है। सीजनल फ्रूट छोड़ के इसलिए खा रहा है कि सोसाइटी क्लास से वो जी रहा है, वो कंपैरेटिव लाइफ जी रहा है, तुलनात्मक जीवन जी रहा है कि हम तो सेव खाने वाले जीव हैं, भले उसका सीजन नहीं, इतना कॉस्टली खा रहा है। आम में सारे विटामिन्स मिनरल्स मिल रहे हैं, बड़ा सस्ता मिल रहा है, 50 रुपये से बहुत अच्छे आम मिल रहे हैं और 200 रुपये के सेव खाए, तो उससे समझ सकते हो। अगर कोई बोल रहा है आड़ू खा रहा हूँ, चेरी खा रहा हूँ, ठीक जा रहा है, सीजनल फ्रूट को एंजॉय कर रहा है, जामुन खा रहा है। ऐसे सैकड़ों तरीके हो सकते हैं कि आप असेसमेंट अपने क्लास को कर सकते हो। लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चन में कोई गलती ना हो, इसके लिए मैंने 2 ट्रिक निकाला है। निर्देश से पहले एक छात्र की ताकत, कमजोरी, ज्ञान, कौशल को आप समझ लेते हैं कि जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट को मैं सबसे पहले रखता हूं कि जिसके द्वारा आप पूरे क्लास को कब्जा कर लोगे कि इस क्लास की क्या कमजोरी है। हो सकता है वो क्लास का लिटरेचर बहुत अच्छा हो सकता है उस क्लास का मैथ बहुत अच्छा हो, इंग्लिश बहुत अच्छा हो। आपको क्या करना है, तो एक छात्र की ताकत, कमजोरी, नॉलेज एंड स्किल का आकलन किससे है, इससे है। कोई भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आपको सूत्र में दे रहा हूँ जादुई तवीज़ कि आप देखिए कि उसकी ताकत, कमजोरी, ज्ञान, कौशल से है और उसमें कहीं ना कहीं सुधार की बात आ रही है। जैसे सुधार शब्द की खुशबू आपको लगे, ऐसा दिखे, सोच जाइए सीधे नैदानिक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। और मूल्यांकन के लिए एक बेस होना चाहिए, विदाउट बेस का तो मूल्यांकन होगा नहीं। कहाँ से यात्रा चली थी, जहाँ से यात्रा चली थी, कोई ऑटो में ही चलते हो तो 0 करवाते हो, तो वहाँ से यहाँ तक आए हो ना। तो ये क्लास अगर तीसरी तक आया है तो पहली दूसरी होते हुए आया होगा, तो उसका बेस क्या है। अगर वो पहली में आया है तो ज्ञान विद्या प्रवेश किया है कि नहीं, 90 डेज का कोर्स किया होगा तो एक मिनिमम लर्निंग पे आ गया होगा। तो ये 2 से चलोगे। और एक टिप्स देता हूँ, स्कूल वर्ष की शुरुआत में एक इकाई की शुरुआत, एक पाठ की शुरुआत आदि से किया जाता है। जनरली इसका नैदानिक मूल्यांकन क्या है, किसी स्कूल में किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पढ़ो, जान जाओ। अब आप क्लास में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बात कर रहे हो, अक्षांश देशांतर की, पता चला बच्चे को इमेजनरी लाइन ही नहीं पता, बच्चा खोज खोज के हार जा रहा है। हम लोग हार जाते थे, ये अक्षांश देशांतर से मुलाकात कहाँ होगी। किसी टीचर ने नहीं बताया, बेटा दुनिया को समझने के लिए ये काल्पनिक रेखाएं कैसे 360 डिग्री को बांट दिए हैं ऊपर नीचे, और ये बन जाता है खड़ा खड़ा जो चलेगा, सीधे सीधे जो चलेगा वो लैटिट्यूड होगा मतलब अक्षांश होगा, और ये लॉन्गिट्यूड होगा। तो ये चीज़ों को पहले आप मेज़र कर लो कि पीछे ज्योग्राफी वाले ने कोई गलती तो नहीं कर दी थी। आप हिस्ट्री में मेज़र कर लो, मैथ में कर लो कि बच्चा मैथ बनाता आ रहा है और फाइनल निष्कर्ष निकालने में आंसर उसका गलत हो जा रहा है। अब ये देखो कि बॉड मास में 3 स्टेप सही कर रहा है, तो कहाँ वो कर रहा है। अब बड़ा ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट होता है। सबसे बड़े ब्रैकेट को सबसे पहले करना होता है। बच्चे को बड़े ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, उसके चलते वो फंस गया। तो कहीं ना कहीं स्टेप में फटाफट उस बच्चे का वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दोगे, बच्चा आगे हवा पानी की तरह निकल जाए। तो ये टिप्स है कि उन दिनों इस आकलन को किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जानते हो, बड़ा फॉर्मल टाइप का होता है। ये जनरली इसका किसी करियर के अचीवमेंट से कोई इसका मतलब नहीं। कक्षा में कितना अच्छा कर रहा है कोई, उसको हम फॉर्मेटिव, मतलब कितना मन लगा के कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो उसमें और क्या कमी रह गई वो सलाह आप देते हो। तो ये क्या है, रिफॉर्मेटिव नेचर का है, रिफॉर्म कराता है बच्चों में, उसको सुधार का मौका देता है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी से बच्चों में होता है तो इसी से होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट से। जो टीचर ईमानदारी से फॉर्मेटिव असेसमेंट करता जाएगा, एक एक बच्चे को बताता चले जाएगा, बेटा आप में ये गलती कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, ये सुधार लीजिए तो ऐसा हो जाएगा, इस पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए, इस पे ज़्यादा कर लीजिए। तो इज़ अ वेरी यूजफुल। और ये टीचर के कैरेक्टर के ऊपर है। जिस टीचर ने कसम खा लिया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट पे हम बहुत जोर देंगे, वो टीचर देश का बहुत भला कर रहा है, उस टीचर को सैल्यूट।
नेक्स्ट, सुमेटिव असेसमेंट, ये सबसे बकवास है। ये एक शब्द में, द असेसमेंट ऑफ फ्यू वर्ड्स, ये सारांश नाम ही है इसका हिंदी में। ये कुछ भी लिख के बना देता है, बच्चे के जीवन भर वो मोहर चिपक जाता है, तुम 49% में हो या 59% में। तो ये बाह्य असेसमेंट है, ये लास्ट एग्जाम है जिसका मूल्यांकन जुड़ता है लाइफ लॉन्ग, या तो यूनिट असेसमेंट होगा, 6 मंथली असेसमेंट हो, या फाइनल असेसमेंट हो। बोर्ड परीक्षा क्या कहलाएगा, तो बिल्कुल सबमिटिव असेसमेंट के अंदर आएगा, ये याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन पूछ दे, इसमें है अंतिम अंकों का योगदान देता है कि बोर्ड का परीक्षा किस रूप का है, तो सबमिटिव असेसमेंट है, चूंकि वो जुड़ जाता है और इसका बहुत मत है। जो कभी भी लास्ट एग्जाम के रूप में आएगा तो सबमिटिव असेसमेंट ही आएगा। ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सोचोगे तो कार्य एकीकृत मूल्यांकन, वर्क इंटीग्रेटेड असेसमेंट, आप समझ रहे हो। अब आने वाले दिनों में आप लोग जब प्रिंसिपल बन जाओगे, सबसे ज़्यादा इस पर आपको ध्यान देना होगा। ये असेसमेंट सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है, चूँकि शिक्षा के साथ बहुत सारी चीज़ों जुड़ रही है, उसके रिस्पेक्ट में आपको असेसमेंट करना होगा, लिखना होगा कि ये इस भाषा, इसकी अंग्रेजी बहुत पुअर है बट ये जूता बहुत अच्छा बना रहा है। तो इस प्रकार का मूल्यांकन वह जगह है जहाँ कार्य और परिस्थिति आपके अनुभव के साथ निकटता से जुड़ता है या शैक्षिक विकास के साथ कौशल और क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। गतिशील डायनामिक असेसमेंट, यह मापता है कि अपरिचित विषय पे आप कितने गतिशील हैं, कैसे ग्राफ्स करते हैं। ये भी आपके बहुत काम आने वाला है। मल्टी लैंग्वेज की बात हो रही है और बहुत सारे भाषा पढ़ते हैं। अब कोई बच्चा दिल्ली में है और उसको जर्मन पढ़ा रहे हैं, कैसे जर्मन को टैकल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका नेम चमस्की जो कहता है कि एवरी चाइल्ड इज कम आउट विद द एलईडी। एलईडी क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ हर बच्चा जन्म लेता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा भाषाविद बोल रहा है, आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी भाषा ग्रहण का मशीन लेके आता है। तो अगर वो अंग्रेजी हिंदी ठीक समझ रहा है, पंजाबी ठीक समझ रहा है, भोजपुरी ठीक समझ रहा है, बहुत जल्दी ग्राफ्स कर रहा है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो जर्मन में भी अच्छा करेगा। तो ये चीज़ें डायनामिक असेसमेंट है, जिस चीज़ से बच्चा परिचित नहीं है वो उसके बीच लाया गया, उसमें उसका कैसा परफॉर्मेंस है। छठा, सिनेप्टिक असेसमेंट, ये छात्रों की योजना के विभिन्न हिस्सों में अपने के सीखने के तत्वों को एकजुट करने, किसी विषय अपने ज्ञान और विचारशील ज्ञान को दिखाने के लिए आत्मविश्वास देता है। यह मूल रूप से छात्रों प्रतिभा और कौशल सिखाने में यह दर्शाता है कि इस विषय में कितना गहरा ज्ञान है, मूल रूप से विषय को समझने के, ज्ञान लागू करने की क्षमता को। ये सिनेप्टिक असेसमेंट बेसिकली बहुत स्कॉलरी टेस्ट है। इसी से आपको गिफ्टेड चाइल्ड का भी पता चलता है कि ये इस बच्चे में कविता लिखने की अद्भुत क्षमता है, क्लास 3 से। फीलिंग्स को वर्ड्स में कन्वर्ट, डिकोड करता है, एग्जैक्ट करता है, एकदम सिंबलिज्म, इसका बिंब बहुत, विधान बहुत अच्छा है, इसके अंदर एग्जीरेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी है, एक्सप्लानेशन बहुत अच्छा है। इसका मैथ है कि एक मैथ को 10 विधि से बना दिया, तो टीचर घबरा गया। ऐसे कई बच्चों की कहानी है और हम लोग भी जानते हैं। वो IAS ऑफिसर हम लोग के साथ बिहार बोर्ड का टॉपर था और शायद झारखंड कॉलेज में, जो बताते हैं लोग, पटना साइंस कॉलेज में टीचर मैथ का सवाल लिखता था और 10 फार्मूला से बना के चिल्लाने लगता था। टीचर प्रणाम करते थे कि डिस्टर्ब मत करो। तो ऐसे बहुत लोग हुए हैं। तो इस चीज़ को अगर जानना है तो सिनेप्टिक असेसमेंट के द्वारा जानोगे। ये 2 एक्स्ट्रा आजकल चला हुआ है, तो बता देता हूँ। मापदंड, इससे क्वेश्चन पकड़ने में सुविधा होगी, हालांकि कितना पूछना है बहुत बता दिया। मापदंड संदर्भित क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, प्रत्येक छात्र के प्रदर्शन को एक विशेष सिद्धांत द्वारा आंका जाता है कि इसका जो एक्सप्रेशन है किस पॉलिसी के द्वारा उसको ऐसे, बड़ा माइक्रो लेवल का असेसमेंट है, बहुत भीतर जाके असेसमेंट करने की बात करता है। हिंदुस्तान जैसे, हमारे जैसे गरीब देश में संभव नहीं है, आंका जाता है। कड़ाई से देखा जाना है कि दूसरे छात्र के प्रदर्शन को ध्यान में नहीं रखना जाए, मतलब बिल्कुल इंडिविजुअलिस्टिक होकर। ये विदेश के सारे एडमिशन इसी पे होते हैं, हार्वर्ड का जो नाम सुनते हैं, यहीं पे एक एक चीज़ को पकड़ना विदाउट टू रेफरेंस टू अनदर, मतलब इंडिविजुअली उसने कितना अपने को
डेवलप किया है, इस चीज़ को देखना ही मापदंड, मतलब एक खास मापदंड के अंदर, मतलब स्टैंडर्डाइज कितना किया है, नॉट कंपेयर टू, मतलब दूसरे के। इसके अलावा अच्छा, दूसरी बात इसमें एक बात और कहता है कि खुद टीचर को भी एक स्टैंडर्ड स्केल में नहीं चलना चाहिए। तुम देखो इनोवेशन देखो, इसी से वो एसओपी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, बाहर के एडमिशन के लिए वही लिखना होता है। तो अगर पहले से कुछ मान के पूर्वाग्रही अगर टीचर हो जाएगा तो सही असेसमेंट। देखो कि कितना इनोवेशन है, कितना बड़ा सोसाइटी के लिए लड़का हो सकता है, और इसी मापदंड से उसके करियर को बता देता है। इप्सेटिव सी यह है कि छात्र के पिछले प्रदर्शन की तुलना में वर्तमान प्रदर्शन में कितना सुधार हुआ, और इससे उसकी प्रेरणा और उसके बढ़ाने के प्रयास को मौका मिला। इस तरह से मैं अपने वादा के विपरीत इस चीज़ को पढ़ाया। धन्यवाद जिसने मुझे इशारा किया था इसको बताने के लिए। अब मैं कल फाइनेंशियल रूल और ऑफिस प्रोसीड्योर ख़त्म करूँगा, और कल से वो मॉक टेस्ट चालू हो जाएगा जो मैं बोला था कि लीव रूल ये सब जो दिन रात आप करते हैं हमसे बेहतर जानते हैं। तो उसका मॉक टेस्ट लगातार आपको, मैं चाहता हूं कि हर हालत में संडे तक ये सारे लफड़ों से बच के आप आराम से रिलैक्स होकर फाइनल मॉक टेस्ट दें, ताकि कुछ छूटे नहीं, ये शिकायत न रहे कि ये रह गया। चलिए, अभी तो है, अभी और मेरे हिस्से में, मैं तो डेली ऐसा टीचर हूँ कि अपना होमवर्क खुद बढ़ा लेता हूँ। चलिए, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप लोग अच्छा करेंगे तो मेरा भी भविष्य, अल्टीमेटली मैं भी आपका स्टूडेंट ही हूँ। रोल भूमिका जरूर सिनेमा में जैसे कोई निभाता है, गुरु का निभा रहा हूँ मैं आपका छात्र। तो पुनः आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद।